जय हिंद। और ये जो क्लास है, ये जो सेशन है, वो हम लोग का है हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये क्लास है। ये क्लास नंबर 4 है। ठीक है, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं विलियन यानी सॉल्यूशन। इस चैप्टर में हम लोग इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ये चौथा वीडियो है। और इस विलियन चैप्टर में हम लोगों ने जो पहले पढ़ा हुआ है उसमें हम लोगों ने बहुत सारी बातें सीखी है। अब आज का जो टॉपिक है, चूँकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म यानी कि सांद्रता या सांद्रण। तो सांद्रता या सांद्रण को व्यक्त करने के लिए हमारे पास है 2 विधियाँ। पहली जो विधि है वो भौतिक विधि है, दूसरी जो विधि है वो रासायनिक विधि है। तो भौतिक विधि में हम लोगों ने बात किया था, याद होगा आपको। भौतिक विधि में हम लोगों ने द्रव्यमान प्रतिशत यानी W/W%, उसके बाद आयतन प्रतिशत यानी V/V%, उसके बाद द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी W/V%, और उसके बाद हम लोगों ने बात किया था ppm के ऊपर यानी पार्ट्स पर मिलियन के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं इसके पिछले वाले वीडियो में। अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है तो आप इससे पहले वाला वीडियो बिल्कुल देखें। आज का हमारा टॉपिक होगा ppm के जस्ट बाद, जिसको हम लोग कहते हैं मोल प्रभाज, है ना। मोल प्रभाज या मोल अंश भी कहते हैं इसको। तो आज का टॉपिक दिया जाए और बात करेंगे हम लोग। नीचे में स्टार देंगे और स्टार देके टॉपिक देंगे मोल प्रभाज, या इसको मोल अंश भी कहते हैं हम लोग। मोल प्रभाज या मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन। तो देखो, मोल प्रभाज या मोल अंश कहते किसको है, नाम से स्पष्ट है, इसमें मोल है। ठीक है, तो मोल से रिलेटेड है। 11th क्लास में आप लोगों ने मोल के बारे में पढ़ा होगा। देखो यहाँ पे होता क्या है, मोल अंश का मतलब यानी कि हम लोग इसको निकालेंगे कैसे। हमारे पास मान लो कोई विलियन है और उस विलियन का अवयव है ए और बी। ए और बी से यहाँ पे हम लिख सकते हैं, माना कि ए तथा बी विलियन के अवयव है। हम मान लेते हैं ऐसा कि ए और बी दोनों क्या है, विलियन का अवयव है। यानी ए और बी के मिलने से हमें क्या मिला, सी। सी यहाँ पर क्या है, विलियन है। अब मान लो कि ए और बी विलियन के अवयव हैं, तो इनकी कुछ संख्या, चूंकि कहने का मेरा मतलब ये है कि ए और बी एक दूसरे में मिले होंगे, घुले होंगे, वो एक दूसरे में मिलाए गए होंगे, तब तो हमारा सी विलियन बना। इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें तो ए और बी के विलियन के अवयव होने में आपको इसका मतलब क्या निकल के आता है कि ए के कुछ कण होंगे। जैसे मान लो हमारे पास 100 ग्राम कोई विलियन है। ठीक है, 100 ग्राम कोई विलियन है और उसमें हमारा 10 ग्राम कोई सॉल्यूट यानी कि विलय घुला हुआ है। तो ये जो मात्रा है ना, ये दोनों मात्राएं हैं। मान लेते हैं कि ये दोनों मात्राएं हैं कि इसमें इतना घुला हुआ है। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये मात्राओं को हम लोग मोल से भी तो सूचित कर सकते हैं ना। माना यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, माना कि ए के मोल की संख्या, ए के मोल की संख्या बराबर क्या है, एन ए है। ठीक है, एन का मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स, किसका, ए का। उसी तरीके से मान लेते हैं कि बी के मोल की संख्या बराबर, बी के मोल की संख्या एन बी। क्लियर है ना। इसका मतलब क्या है कि ए के मोल और बी के मोल, मोल मतलब कि हो गया संख्या,
ए के मोल की संख्या और बी के मोल की संख्या, मोल की संख्या का मतलब क्या, उसके अणुओं की संख्या, उसके परमाणुओं की संख्या। तो ए और बी के जो अणु हैं उनकी जो संख्या है उसी को उसके मोल की संख्या के नाम से हम लोग जानेंगे। तो माना कि ए के मोल की संख्या क्या है, Na है, और बी के मोल की संख्या क्या है, Nb है। तो ए के मोल की संख्या और बी के मोल की संख्या मिल के किसके मोल की संख्या बनाएगा, सी के मोल की संख्या, यानी विलयन के मोल। तो कहने का मेरा मतलब है कि विलयन जो बना है वो ए और बी दोनों के मोल से बना है, और यहीं पे हम लोग मोल अंश को लाते हैं। मोल अंश को हम लोग सूचित करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां पर मोल अंश बराबर, इसको हम लोग सूचित करते हैं एक्स से। आप इसको एक्स कह सकते हैं या चाई भी कह सकते हैं। थोड़ा सा जैसे एक्स मान लो ऐसे लिखते हो ना, तो एक्स में क्या करना है, थोड़ा सा इसको बढ़ा देना है। तो ये हमारा हो गया क्या, मोल अंश हो गया। तो मोल अंश बराबर क्या होता है, मोल अंश बराबर होता है, देखो मोल अंश निकाला जाता है प्रत्येक अवयव का। यहां पर विलयन के जितने अवयव है, जितने का मतलब क्या, एक विलेय और एक विलायक, तो विलेय और विलायक दोनों का मोल अंश निकाला जाता है, और जिसका मोल अंश निकाला जाएगा उसके मोल की संख्या अब बटा में टोटल मोल की संख्या। मतलब यहां पे मान लो कि मोल अंश बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो अवयव के मोल की संख्या अपॉन कुल अवयवों के मोल की संख्या। अब आप यहां पे ध्यान रखो, अवयव के मोल की संख्या का मतलब क्या, तो जिस अवयव का आपको मोल अंश निकालना है उसके मोल की संख्या अब बटा में टोटल कैसे निकालोगे, तो ए का मोल Na, बी का मोल Nb। अब यहां पे अगर मैं कहूं, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो, अगर मैं यहां पे कहूं कि मोल अंश बराबर क्या हो सकता है, जैसे ए का मोल अंश, ए का मोल अंश, यानी यहां पे लिखूं चाई ए। अब आप सोचो किसका निकालना है, ए का, तो क्या करना होगा, अवयव के मोल की संख्या, किस अवयव का यहां निकाल रहे हैं, तो ए का। तो ए का कैसे निकालेंगे हम लोग, ए बराबर क्या होगा, अवयव के मोल की संख्या। तो बताओ ए के मोल की संख्या कितनी निकाली है, Na, तो Na अब बटा में कुल अवयवों के मोल की संख्या। तो कुल अवयव कौन कौन है, ए और बी है, तो इसके अवयवों की संख्या कैसे निकालेंगे, अर्थात सी का। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं, कुल मोल की संख्या बराबर क्या हो सकता है, Na प्लस Nb लिखा जा सकता है कि नहीं। टोटल मोल निकाल रहे हैं ना, तो टोटल मोल का मतलब क्या, जो अवयव है उसके मोल की संख्या को जोड़ दो, तो Na प्लस Nb, जहाँ Na का मतलब क्या, ए के मोल की संख्या, Nb का मतलब क्या, बी के मोल की संख्या। क्लियर है, Na का मतलब ए के मोल की संख्या, Nb का मतलब बी के मोल की संख्या। तो किस अवयव का निकालना है हमें मोल अंश, ए का, तो Na बटा में कुल अवयवों की मोल की संख्या, तो Na प्लस Nb, Na प्लस Nb, तो ये हो गया हमारा किसका, ए का मोल अंश। क्लियर है। उसी तरीके से अगर मैं कहूं कि Nb निकालना होगा, यहां ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अगर मैं उसी तरीके से कहूं कि चाई बी, Nb नहीं चाई बी निकालना, चाई ए बराबर Na बटा में Na प्लस Nb, ए के मोल की संख्या बटा में कुल मोल की संख्या। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि चाई बी बराबर क्या होगा, चाई बी का मतलब क्या, बी का मोल अंश, तो बी का मोल अंश बराबर क्या, तो बी के मोल की संख्या बटा में कुल मोल की संख्या। तो बी के मोल की संख्या क्या है, Nb है, अब बटा में कुल मोल की संख्या क्या है, Na प्लस Nb है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, Nb बटा में Na प्लस Nb, तो ये हो गया हमारा चाई बी। अब यहां तक तो क्लियर है, यहां तक तो समझ में आ गया, लेकिन इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसकी परिभाषा क्या होगी, तो आप देख लो, मोल अंश बराबर क्या हो रहा है, तो एक अवयव के मोल की संख्या तथा कुल अवयव के मोल की संख्या का अनुपात क्या कहलाएगा, मोल अंश या मूल प्रभाज कहलाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि किसी विलयन के एक अवयव का मोल की संख्या तथा उस विलयन के कुल अवयवों के मोल की संख्या का अनुपात मोल अंश या मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन कहलाता है। क्लियर है।
तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके आगे। जल्दी से हो गया, चलिए थोड़ा सा ध्यान देना है। अब हम लोग इसकी थोड़ी परिभाषा लिख लेते हैं, है ना। थोड़ा सा हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो मान लो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, किसी विलयन के अवयव के मोल की संख्या तथा उस विलयन के कुल अवयवों के मोल की संख्या का अनुपात मोल अंश या मोल प्रभास, मोल अंश या मोल प्रभास कहलाता है। क्लियर है? यानी देखो, एक अवयव के मोल की संख्या, एक अवयव के मोल की संख्या और कुल अवयवों के मोल की संख्या का अनुपात, है ना। जैसे मान लो कि हमारे पास किसी भी अवयव का निकालना होगा, तो हम लोगों ने लिखा क्या, देखो अब इसे किससे सूचित करते हैं, इसे x या इसको आप चाय भी पढ़ सकते हैं से सूचित किया जाता है। अच्छा, इसका इकाई क्या होगा, इकाई क्या हो सकता है, यूनिट कैसे लेंगे। तो देखो यूनिट कैसे निकालेंगे, ऊपर में भी मोल है नीचे में भी मोल है। अरे एक अवयव के मोल की संख्या अब बटा में कुल अवयव के मोल की संख्या, तो ऊपर में मोल नीचे में मोल, मोल मोल कैंसिल, ये क्या होता है, कोई यूनिट नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये यूनिटलेस होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। अब हम लोगों ने क्या निकाला था, ध्यान से देखो, हम लोगों ने निकाला था यहाँ पे थोड़ा सा चाहिए बराबर निकाला था हमने Na बटा में Na प्लस Nb। चाहिए का मतलब क्या, ए का मोलंश, ए का मोलंश बराबर क्या, ए के मोल की संख्या बटा में कुल मोल की संख्या। उसके बाद हम लोगों ने क्या निकाला, चाई बी बराबर क्या निकाला, तो एन बी बटा में एन ए प्लस एन बी। चाई बी का मतलब क्या, बी का मोल अंश, तो बी का मोल अंश बराबर क्या, बी के मोल की संख्या बटा में कुल मोल की संख्या। यहां तक तो क्लियर है। अब अगर मैं कहूं कि चाई ए प्लस चाई बी, यानी अगर मैं टोटल विलयन का मोल अंश निकालूं, अगर टोटल निकालना होगा तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बताओ, चाई ए प्लस चाई बी बराबर क्या लिखेंगे, तो वही होगा एन ए बटा में एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी बटा में एन ए प्लस एन बी। देखो चाई ए का मान ये रख दिया मैंने, फिर चाई बी का मान मैंने रख दिया यहाँ पे। क्लियर है? अब आप थोड़ा सा सोचो, यहाँ पे जब मैंने इतना कुछ कर लिया तो अब क्या करेंगे हम, अब ये करना होगा कि हम लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखो, चाई ए प्लस चाई बी बराबर, बताओ दोनों का लसा क्या होगा, एन ए प्लस एन बी, दोनों का लसा क्या होगा, एन ए प्लस एन बी। तो एन ए प्लस एन बी में से बचा एन बी प्लस एन ए, यानी इसको हम ऊपर में भी लिख सकते हैं क्या, एन ए प्लस एन बी, सेम है कैंसल, यानी चाई ए प्लस चाई बी बराबर क्या होगा 1। यानी किसी भी सॉल्यूशन का अगर आप किसी विलयन का मोल अंश निकालते हैं या मोल प्रभाज निकालते हैं या मोल फ्रैक्शन निकालते हैं या चाई निकालते हैं, तो वो हमेशा आएगा कितना, एक आएगा, उससे ना कम ना उससे ज़्यादा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। अब किसी एक अवयव का, मान लो हमारे पास किसी एक अवयव का मोल अंश निकालना है, जैसे मान लो मुझे निकालना है चाई ए, तो चाई ए बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस चाई बी। उसी तरीके से चाई बी बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस चाई ए।
इसका क्या मतलब बनता है? मतलब ये बनता है कि किसी विलयन का मोलंस एक होगा, किसी विलयन का मोलंस यानी कह सकते हैं कि उसके अवयवों के मोलंस का योग हमेशा क्या होगा? एक होगा। लेकिन अगर हम बात करें किसी एक इंडिविजुअल अवयव की, यानी किसी एक अवयव की, तो वो हमेशा एक से क्या होगा? कम होगा। जैसे चाय है तो एक माइनस चाय भी, तो चाय भी कुछ भी तो होगा, पॉइंट में ही होगा। तो अगर इसका टोटल रिजल्टेंट निकालेंगे यानी कुल परिणाम निकालेंगे तो एक माइनस कुछ भी, तो एक माइनस 0.001 भी होगा तो भी तो 1 से कम हो जाएगा ना, 1 माइनस वो करेंगे तो। उसी तरीके से चाय भी है तो 1 माइनस चाहिए यानी चाहिए का कुछ भी मान होगा तो वो चाय भी का मान क्या हो जाएगा? एक से कम हो जाएगा। तो याद रखना है कि योगफल हमेशा एक होगा, बट अगर अकेले का निकालेंगे तो अकेले का जब भी आएगा तो एक से कम आएगा। तो ये हमारा तरीका हुआ मोल अंश। हमने ये डिफिनीशन आपको लिखा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए मिलते हैं। हमारा अगला टॉपिक देखो, हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म को पढ़ना शुरू किया था, यानी कि सांद्रण को। तो सांद्रण टर्म में हमने क्या पढ़ा था? आपको याद होगा, सांद्रण में हम लोगों ने पढ़ा था, सांद्रण में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो मैं बताऊं कि भौतिक विधि और रासायनिक विधि यानी दो विधियां हैं। तो भौतिक विधियों में हम लोगों ने पढ़ा द्रव्यमान प्रतिशत, फिर पढ़ा आयतन प्रतिशत, फिर पढ़ा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, फिर हम लोगों ने पढ़ा पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन, और फिर हम लोगों ने अभी जो टॉपिक पढ़ा वो था मोल प्रभाज यानी मोल अंश। क्लियर है? तो मोल प्रभाज और मोल अंश हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रासायनिक इकाई, यानी इसको हम लोग कहते हैं केमिकल यूनिट्स। यानी आप यहाँ पे लिखेंगे टॉपिक, भौतिक इकाइयाँ खत्म हो गई, अब हमारे पास क्या है? रासायनिक इकाई। यानी इसमें हम लोगों को सबसे पहले क्या देखना है? रासायनिक इकाई में केमिकल यूनिट्स इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। केमिकल यूनिट्स में देखो सबसे पहले आता है हमारा पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है, इसको हम लोग कहते हैं शक्ति, विलयन की शक्ति, या इसको हम लोग ग्राम प्रति लीटर भी कहते हैं। ग्राम प्रति लीटर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ग्राम पर लीटर। है ना, ग्राम पर लीटर कह सकते हो, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं स्ट्रेंथ। अब देखो नाम क्या, इसके नाम से ही स्पष्ट हो गया, शक्ति या ग्राम पर लीटर दोनों बराबर है, दोनों कह सकते हो आप, शक्ति कहो या ग्राम पर लीटर कहो, दोनों बराबर है। तो जब दोनों बराबर है तो इशू क्या है? दोनों जब बराबर है तो इशू क्या है? इशू ये है कि आप देखते ही इसको समझ जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है? ग्राम पर लीटर। तो ग्राम पर लीटर का मतलब क्या कि 1 लीटर, मान लो हमारे पास कोई विलियन है, ध्यान से देखना, हमारे पास कोई विलियन है, अगर विलियन हमारा कितना है? 1 लीटर है। विलियन कितना है? 1 लीटर है। अगर 1 लीटर विलियन है तो उस 1 लीटर विलियन के अंदर कितना ग्राम, उस 1 लीटर विलियन के अंदर कितना ग्राम आपका विलेय घुला हुआ है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? विलियन की शक्ति या ग्राम पर लीटर या स्ट्रेंथ। यानी आप ऐसे कह सकते हैं, ध्यान से देखिए, कि किसी विलियन के प्रति लीटर में, किसी विलियन के प्रति लीटर में घुले हुए विलेय के मात्रा, ब्रैकेट में लिखेंगे किस में? ग्राम में, मात्रा को
विलयन की शक्ति या ग्राम पर लीटर कहा जाता है। अब इसका क्या मतलब बनता है? मैंने कहा कि किसी विलयन के, ध्यान से देखो ये डिफिनीशन हो गया इसका, किसी विलयन के प्रति लीटर में, कितने में? तो प्रति लीटर में, कितने लीटर में? प्रति लीटर में घुले हुए विलेय की मात्रा, यानी विलेय की कितनी मात्रा घुली हुई, वो हुई किसमें? ग्राम में। उसी को हम लोग उस विलयन की क्या कहेंगे? शक्ति कहेंगे या ग्राम पर लीटर कहेंगे। अब मान लो कि अगर मुझे लिखना होगा शक्ति बराबर, यानी विलयन की शक्ति क्या होगी, तो विलयन की शक्ति बराबर क्या हो सकता है? विलयन की शक्ति बराबर होगा क्या? विलेय का द्रव्यमान शक्ति या ग्राम पर लीटर, इसको कह सकते हो आप। शक्ति या ग्राम पर लीटर बराबर क्या होगा? तो विलेय का द्रव्यमान, ध्यान से देखना, विलेय का द्रव्यमान वो भी किस में? ग्राम में। विलेय का द्रव्यमान किस में? ग्राम में। अब बट्टा में, बट्टा में क्या होगा? विलयन का आयतन, वो भी किस में? लीटर में। विलयन का आयतन किस में? लीटर में। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? शक्ति या ग्राम पर लीटर। क्लियर है? और स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। सिंपल है, आपको ये ध्यान रखना है कि हम विलयन का कितना लेने वाले हैं? 1 लीटर, और उसमें कितना ग्राम हमारा विलेय घुला हुआ है, यानी प्रति लीटर विलयन में कितना ग्राम विलेय घुला हुआ है, उसी को शक्ति कहेंगे। सिंपल सी बात है, ज़्यादा ये नहीं, सिंपल सी बात ये है कि किसी विलयन का प्रति लीटर में कितना ग्राम आपका विलेय घुला हुआ है, वही उस विलयन की शक्ति या ग्राम पर लीटर कहलाएगी। यूनिट अगर इसका निकाले तो यही यूनिट है, ग्राम पर लीटर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। 1 2 3, चलिए हो गया। हमारा जो अगला टॉपिक है उसको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, आपको थोड़ा सा समझना होगा, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसी में अब हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। मान लेते हैं हमारे पास, ऐसे थोड़ा समझते हैं, यदि VmL विलयन में x ग्राम विलेय घुला हो तो विलयन की शक्ति यानी ग्राम पर लीटर बराबर क्या होगा? थोड़ा सा समझिए, मैंने क्या कहा? विलयन का आयतन दिया गया है कितना? VmL, और विलेय का द्रव्यमान कितना दिया गया है? x ग्राम। तो इस x ग्राम विलेय जो है वो VmL विलयन में घुला हुआ है, तो उस विलयन की शक्ति यानी कि उसका ग्राम पर लीटर क्या होगा? तो आपको अभी परिभाषा आपने लिखा कि शक्ति या ग्राम पर लीटर बराबर क्या होगा? विलेय का द्रव्यमान, आप यहाँ पे लिख सकते हो, बराबर क्या होगा? विलेय का द्रव्यमान, वो भी किस में? ग्राम में। विलेय का द्रव्यमान किस में? ग्राम में। बटा में क्या होगा? विलयन का आयतन, लेकिन आयतन किस में? लीटर में, ध्यान देना होगा। और यहां आयतन किस में है? मिलीलीटर में है ना? तो अब क्या लिखेंगे? ध्यान से, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, कितना ग्राम है? x ग्राम है, तो यहाँ पे ग्राम पर लीटर बराबर क्या लिखेंगे? x बटा में विलेय का द्रव्यमान ग्राम में कितना दिया गया है? x ग्राम। अब विलयन का आयतन वो भी किस में? लीटर में, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है? ml में दिया गया है, तो बटा में बटा में क्या हो जाएगा? 1000। चूंकि ये ml है तो इसको हमने किस में बदल दिया? लीटर में। बराबर क्या हो जाएगा? x बटा में v गुणा में 1000। तो ये हमारा हो गया किसका? ग्राम पर लीटर का ये फार्मूला हो गया। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए यहाँ पे हम लोग समझ गए। अब हम लोगों को यहाँ पे एक क्वेश्चन देखना है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। मान लेते हैं हमारे पास 300 ml विलयन में यदि
6 ग्राम NaOH घुला हो तो 300 ml विलियन में यदि 6 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हो तो विलयन की शक्ति या ग्राम पर लीटर, विलयन की शक्ति या ग्राम पर लीटर ज्ञात करें। इसको आप बनाएंगे, क्या निकालना है यहाँ पे, शक्ति निकालना है, निकाल के कमेंट में बताएंगे कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है। और नहीं तो समझ में नहीं आए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी से रिलेटेड, हो गया। चलिए ध्यान देते हैं। अब आपको यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देनी है। अगला जो है रासायनिक इकाई है वो बहुत ही प्रचलित है, इसको हम लोग कहते हैं मोलरता, ठीक है, यानी मोलारिटी। ये हमारा क्या है, मोलरता है, यानी मोलारिटी है। अब मोलरता किसको कहते हैं, देखो सबसे पहले हम लोग इसका पॉइंट कुछ है वो लिख लेते हैं। इसे कैपिटल M द्वारा सूचित करते हैं, यानी इसको किससे द्वारा सूचित किया जाता है, कैपिटल M द्वारा। इसकी इकाई क्या है भाई, इकाई होता है इसका मोल पर लीटर। अब आप सोचो, देखो एक ट्रिक और एक तरीका समझना ये होता है कि अगर हम लोग किसी भी टर्म का, यदि हम लोग उसका यूनिट निकाल लेते हैं ना, अगर हम उसका यूनिट जान जाते हैं तो यूनिट को समझने के बाद उसका डेफिनेशन निकालना हमारे लिए बेहद आसान हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है। अब आप सोचो मोल पर लीटर, यानी यहाँ पे क्या करना होगा, समझना होगा कि यदि मान लो हमारे पास विलियन है, ध्यान से समझना, हमारे पास विलियन है कितना, अगर मान लो कि 1 लीटर विलियन है, क्लियर है, तो 1 लीटर विलियन में मोल, यहाँ पे क्या टर्म है, मोल है, तो किस घुलता कौन है, कौन घुलता है, विलेय, विलेय के कण घुलते हैं। तो विलेय का, यहां जो हमारा विलेय है, विलेय का कितना मोल घुला हुआ है वही हमारा क्या कहलाएगा, मोलरता कहलाएगा। यानी कि किसी विलियन के 1 लीटर में, यानी कि 1 लीटर विलियन में विलेय का कितना मोल घुला हुआ है, वही घुली हुई विलेय के मोल की संख्या को हम लोग मोलरता कहेंगे। अर्थात अगर हम यहाँ पे लिखें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ पे लिखें तो हम लिख सकते हैं कि किसी विलियन के, किसी विलियन के प्रति लीटर में या मात्रा में या आयतन में, किसी विलियन के प्रति लीटर मात्रा या आयतन में घुले हुए विलेय के मोल की संख्या को मोलरता कहा जाता है। अब आप सोचो, इसमें कोई कॉन्सेप्ट में कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। मैंने क्या कहा कि कोई विलियन है, विलियन का कितना मात्रा लेना है, 1 लीटर, तो 1 लीटर विलियन में आपका जो विलेय है उसके कितने मोल घुले हुए हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी विलेय के मोल कितने घुले हुए हैं, किसमें, 1 लीटर विलियन में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे मान लो अब मैं अगर यहाँ लिखूं, इसलिए मोलरता M बराबर, अगर मैं मोलरता M बराबर लिखूं तो फॉर्मूला क्या बनाया जा सकता है, तो विलेय के मोल की संख्या, किसके मोल की संख्या, विलेय के, तो विलेय के
मोल की संख्या, विलेय के मोल की संख्या बटा में विलयन का आयतन, लेकिन आयतन किस में? लीटर में। आयतन किस में रहेगा? लीटर में। यानी मोलरता बराबर क्या होगा? विलेय के मोल की संख्या, किसके मोल की संख्या? विलेय के मोल की संख्या बटा में विलयन का कुल आयतन, वो भी किस में? लीटर में। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? मोलरता। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हो गया, हो गया, हो गया। चलिए यहां तक में कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना ये है कि सर वो फॉर्मूला तो आ गया हमारे पास कि विलेय के मोल की संख्या, विलयन का आयतन, लेकिन मोल की संख्या निकालेंगे कैसे? अब इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, समझिए। यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि x ग्राम विलेय, कितना? x ग्राम विलेय। अब विलेय का अगर हम बात करें क्या? अणुभार। हम मान लेते हैं कि उसका अणुभार क्या है? a है। हमने कहा माना कि x ग्राम विलेय अणुभार जिसका कितना है? a है। v ml विलयन में घुला है। किसमें घुला है? v ml विलयन में घुला है। अब ध्यान से सुनो, तो क्या होगा? यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? विलेय के मोल की संख्या निकालेंगे। विलेय के मोल की संख्या बराबर, तो देखो विलेय के मोल की संख्या बराबर होता है, मतलब मोल की संख्या का फॉर्मूला होता है दिया गया भार ग्राम में, दिया गया भार किसमें? ग्राम में, बटा में ग्राम अणुभार। क्या? ग्राम अणुभार। अब आप सोचो यहाँ पे कि विलेय का कितना ग्राम दिया गया है? x ग्राम। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? Na बराबर, Na का मतलब क्या? विलेय के मोल की संख्या, a मान लो, या यहाँ पे मोल की संख्या बराबर ऐसे भी लिख सकते हो। तो दिया गया भार ग्राम में, दिया गया भार कितना है? हमने कितना माना है? x ग्राम, तो यहाँ पे x लिख सकते हैं। ग्राम अणुभार, तो अणुभार हमने कितना माना है? a, तो x बटा में a किसका हो गया? विलेय के मोल की संख्या हो गई। तो विलेय के मोल की संख्या बराबर, विलेय के मोल की संख्या क्या हो गया? x बटा में, x का मतलब क्या? दिया गया भार ग्राम में, अब बटा में a का मतलब क्या? ग्राम अणुभार। हमने ग्राम अणुभार कितना माना? a, लिया कितना गया है? x ग्राम। क्लियर है? तो a के मोल की संख्या हमने इतना मान लिया। अब आप सोचो यहाँ पे अब पुनः लिखेंगे, अब चूंकि विलयन का आयतन, विलयन का आयतन वो भी किस में? लीटर में ना चाहिए हमको, लीटर में चाहिए होता है ना। तो लीटर में यहाँ कितना दिया गया है? v ml है, यानी मिलीलीटर में है। यहाँ जो आयतन है वो किस में है? मिलीलीटर में है। तो आयतन मिलीलीटर में है, हमको चाहिए किस में? लीटर में। बराबर में क्या लिखेंगे? v बटा में 1000, तब ये क्या हो जाएगा? लीटर में हो जाएगा। क्लियर है? अब चूंकि हमने क्या निकाल लिया? मोल की संख्या भी निकाल ली और लीटर में आयतन भी निकाल लिया। अब यहां पे लिखेंगे, इसलिए मोलरता, मोलरता यानी कि कैपिटल M बराबर विलेय के मोल की संख्या, फॉर्मूला होता है क्या? विलेय के मोल की संख्या, विलेय के मोल की संख्या बटा में विलयन का आयतन, वो भी किस में? लीटर में। विलेय के मोल की संख्या बटा में विलयन का आयतन, वो भी किस में? लीटर में। क्लियर है? अब आप थोड़ा सा सोचिए कैसे करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा? अब देखो विलेय के मोल की संख्या, विलेय के मोल की संख्या कितना निकाला है? x बटा में, छोड़ दो, x बटा में
x बटा में a हो जाएगा। अब बटा में क्या है, विलयन का आयतन उसमें किस में भी, लीटर में, तो यहाँ पे विलयन का आयतन किस में है, लीटर में है। बटा में क्या लिखेंगे, लीटर में, v बटा में 1000, v बटा में 1000। तो बराबर में क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बराबर में यानी यहाँ m बराबर क्या लिखेंगे, x बटा में a गुणा में 1000 बटा में क्या, v। ये हमारा निकल गया किसका फॉर्मूला, मूलरता का। किसका, मूलरता का। यहाँ से हम लोग आसानी से किसी भी विलयन में किसी भी अवयव की मूलरता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लिया जाए। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा रहा कौन सा टर्म, मूलरता। ठीक है, अब इसके बाद एक और टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं मोललता। हमारा अगला टॉपिक क्या है, मोललता। ध्यान से देखिए, केमिकल यूनिट में ही हमारा अगला टॉपिक है क्या, मोललता। ध्यान से देखना, इसको हम लोग कहते हैं मोलालिटी। अब देखो मोलालिटी क्या है, सबसे पहले समझना है मोलालिटी कहते किसको है। उससे पहले जान ले, इसे स्मॉल m द्वारा, किसके द्वारा, स्मॉल m द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं, स्मॉल m द्वारा सूचित करते हैं। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं, यानी इसका इकाई क्या होता है, तो इकाई इसका होता है, ध्यान से देखो, मोल पर केजी। अब देखो दोनों में क्या अंतर है, पिछले वाले में यानी मोलरता में क्या था, मोल पर लीटर, यहाँ पर क्या है, मोल पर केजी। लेकिन थोड़ा सा अंतर यहाँ पे है। अंतर क्या है, उसमें था कि अगर हमारे पास विलयन 1 लीटर हो तो उसमें कितना ग्राम विलय, उसमें कितना विलय का मोल घुला हुआ है। इसमें क्या होगा कि अगर हमारे पास 1 केजी विलायक हो, ध्यान से देखना, 1 केजी क्या हो, विलायक यानी सॉल्वेंट हो, तो 1 केजी विलायक में आपका मोल घुला हुआ है कितना, विलय का, यानी कि 1 केजी विलायक में विलय का कितना मोल घुला हुआ है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, मोललता। यानी ऐसे देख सकते हैं कि किसी विलयन के प्रति केजी, किसी विलयन के विलायक के प्रति केजी, केजी मतलब किलोग्राम, प्रति किलोग्राम मात्रा यानी द्रव्यमान में घुले हुए विलय के मोलों की या मोल की संख्या को मोललता कहा जाता है। आसान है। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई विलयन है, उस विलयन के विलायक के प्रति केजी में, यानी विलयन के विलायक के प्रति केजी में कितना विलय घुला हुआ है, विलय का कितना मोल घुला हुआ है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, मोललता। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, मोललता कहते हैं। यानी यही हमारा मोललता टर्म है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, इसलिए मोललता, ध्यान से देखिए, मोललता यानी कि m बराबर क्या होगा, लिख सकते हैं विलय के मोल की संख्या, विलय के मोल की संख्या बटा में विलय के मोल की संख्या बटा में विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान वो भी किस में, केजी में। तो ये हमारा टर्म हुआ क्या, मोललता। ये हमारा टर्म क्या हुआ, मोललता। स्क्रीनशॉट लीजिए।
ये हमारा टर्म क्या हुआ, मूललता टर्म हुआ। यानी आप इसमें कह सकते हो कि मूललता मतलब क्या, कि अगर हमारे पास कोई विलयन है, विलयन का विलायक है और विलायक का 1 kg यानी विलायक के प्रति kg में आपका विलेय का कितना मोल घुला हुआ है, वही हमारा कहलाएगा क्या, मूललता कहलाएगा। क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हो गया? चलिए अब यहाँ पे हम लोग एक और टर्म देखेंगे, थोड़ा सा इसी में समझेंगे कि आखिर मूललता कैसे निकालते हैं हम लोग, है ना, कैसे निकाला जाएगा। अब मान लो हमने इससे पहले वाले में ध्यान दिया था, जैसे मान लो कि x ग्राम विलेय, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना कि x ग्राम विलेय जिसका अणुभार क्या है, अणुभार मान लेते हैं a है, W ग्राम विलायक में घुला है। अब आप सोचो, पिछले वाले में हमने क्या लिया था, VmL विलयन में, यहां मैंने क्या लिया टर्म, W ग्राम विलायक में कितना घुला हुआ है। क्लियर है? तो अब यहां पे हम लोगों को क्या करना होगा, अब चूंकि यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, विलेय के मोल की संख्या, विलेय के मोल की संख्या। अब आप सोचो, पहले वाले टर्म में मैंने बताया था यानी मूललता में कि मोल की संख्या बराबर क्या होता है, दिया गया भार ग्राम में और बटा में ग्राम अणुभार। तो दिया गया भार कितना है, x ग्राम है, हम यहाँ लिख सकते हैं x ग्राम, और बटा में ग्राम अणुभार, अणुभार मैंने कितना माना है, a माना है, तो x बटा में a लिख सकते हैं क्या, विलेय के मोल की संख्या। क्लियर है? अब आप यहाँ पे एक और चीज देखो, यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किसमें, kg में, बट यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान किसमें मैंने लिया है, ग्राम में। विलायक का द्रव्यमान मैंने किस में लिया है, ग्राम में। तो ग्राम में है, W ग्राम है, तो W बटा में कितना हो जाएगा, 1000। तो ये हमारा हो गया किस में, kg में। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने दोनों चीजें निकाल लिया, विलेय के मोल की संख्या निकाल ली और विलायक का द्रव्यमान वो भी kg में निकाल लिया। अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए मूललता, मूललता m बराबर, मूललता m बराबर क्या होगा, विलेय के मोल की संख्या, विलेय के मोल की संख्या बटा में विलायक का द्रव्यमान, वो भी किस में, kg में यानी किलोग्राम में। अब यहाँ पे निकाल लो आराम से, विलेय के मोल की संख्या क्या है, 100/a, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 100/a अपॉन विलायक का द्रव्यमान किस में, kg में। तो W निकाले है ना हम लोग, विलायक का द्रव्यमान kg में, तो W बटा में क्या हो जाएगा, 1000। m बराबर, इसलिए लिख सकते हैं x/a, इंटू में ये 1000 ऊपर चला जाएगा बटा में W। तो ये हमारा मूललता टर्म निकल गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम लोग यहाँ तक तो कंप्लीट कर चुके, कंप्लीट इसमें ये कर चुके हम लोगों ने भौतिक इकाई पढ़ लिया, रासायनिक इकाई पढ़ लिया। अब जितने टर्म हम लोगों ने पढ़े हैं उस पे, उन सभी टर्म पे अब आपको न्यूमेरिकल बनाने हैं। ठीक है, अब उन सब पे न्यूमेरिकल बनाने हैं। कल जो है हम लोग कल के क्लास में न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।